इसकी कड़ी में आज नीलेश भाई मौजूद हैं। नीलेश शाह, एमडी कोटक महिंद्रा एएमसी के। नीलेश जी नमस्कार। आप यकीन मानिए बहुत दिनों से आपके इस कार्यक्रम में आने का इंतज़ार कर रहा था। इस मंच पे जितने लोग आते हैं उनमें से मात्र गिने चुने कुछ लोग थे जो कि जब मैंने लास्ट मार्च और फरवरी में इंटरेक्शन किया था, जिनका एक कंस्ट्रक्टिव व्यू था आईटी पे, यस कि इस प्राइस पे थोड़ा सा अब हिम्मत करिए। नीलेश जी आज का डिस्कशन इसी से शुरू करते हैं। एआई रैली का कोलैप्स होना, लुक एट कॉस्पी, रोज बरोज का हादसा बन गया है, वैल्यूएशंस कंसर्न, और इस बार के जो आईटी के नंबर्स थे, कल हम इसी मंच पे कोफोज की मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे। वो कह रहे थे कि FY27 हमारे लिए सबसे ऐतिहासिक साल रहेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग ईयर रहेगा। आपका वो कॉल, वो आपका नजरिया सही क्या? आईटी को कैसे अप्रोच करना चाहिए इस प्राइस पे, नीलेश भाई? वीरेंद्र जी, अगर हम एआई रिलेटेड ट्रेड को देखें तो कुछ आसार ऐसे बन रहे हैं जो ये कहते हैं कि अब एआई रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर एक रोक लगेगी। पहले एआई रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो से करते थे, प्रॉफिट से करते थे, अब डेट से करने लगे हैं। डेट के ऊपर ब्याज चुकाना पड़ता है। दूसरा, एआई रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में कई सर्कुलर एक्टिविटी है। कोई चिप खरीदता है, कोई पैसे देता है और कुछ और सामान सप्लाई करता है और वो पैसे वापस आते हैं। एंड फाइनली एक जो प्रॉफिट अनुमान था कि हम इतने ट्रिलियन डॉलर का निवेश करेंगे और उसके ऊपर इतना रिटर्न बनेगा, तो उसके लिए जो टोकन बेचने थे वो 2000 के आईबॉल के बराबर दिख रहे थे। 2000 में आईबॉल वैल्यूएशन के ऊपर मार्केट भागा था। 2026 में कुछ उसी तरह टोकन वैल्यूएशन के उम्मीद में मार्केट भागा था। अब ये सारी चीजें एक गिरावट पैदा कर रही है और इसीलिए लोग अभी एआई रिलेटेड इन्वेस्टमेंट से आईटी रिलेटेड सेक्टर की तरफ ध्यान देख रहे हैं। हमारा मानना अभी भी यह है कि आईटी क्षेत्र में कुछ विनर्स होंगे और कुछ लूजर्स होंगे। वह आईटी कंपनी जो एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने क्लाइंट के लिए अच्छी प्रोडक्ट सस्ते दाम पे और बड़ी तेजी से बना के डिलीवर कर पाएंगे, उनको फायदा होगा। बाकी लोगों को इसमें उतना फायदा नहीं होगा। तो आईटी अब बॉटम अप निवेश करने के लिए है, पूरे सेक्टर के ऊपर कॉल नहीं लेना चाहिए। ओके, पूरे सेक्टर नहीं है, आप देखें कॉल लीजिए और स्टॉक स्पेसिफिक होकर अगर आप आगे बढ़ें यहाँ पे तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा नीलेश जी, एक और चीज़, इस पूरे अर्निंग सीजन को आपने देखा, मोटा मोटी अगर आप देखें 80% ये अर्निंग सीजन जा चुका है। आपको इसका क्रक्स क्या नज़र आया है ना? हम मोटे तौर पर आप देखें 3-4 चीज़ें देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, बैंक्स, फार्मा, रियल एस्टेट, ऑटो। मोटे तौर पे आपको क्रक्स क्या नजर आया इस अर्निंग सीजन का? ये अर्निंग सीजन कुछ हद तक भारत ने जिम्बाब्वे के सामने जिस तरह बैटिंग प्रदर्शन किया वैसा लगा। ज्यादातर कंपनी के नतीजे उम्मीद के अनुसार और उम्मीद से ज्यादा आए हैं। मिड और स्मॉल कैप का अर्निंग्स ग्रोथ लार्ज कैप से ज्यादा आया है। फाइनेंशियल सर्विसेज जो कुछ हद तक सबड्यूड रिजल्ट दे रहे थे, उनका अर्निंग्स ग्रोथ भी अब अच्छा आया है। मोर इम्पोर्टेंटली वीरू भाई, जो अनुमान है अगले क्वार्टर्स का, वो मैनेजमेंट कमेंटरी पॉजिटिव हो रही है और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि पिछले 4-5 महीने जो हमारे लिए कठिन थे मिडिल ईस्ट की वजह से या मॉनसून बिलो एक्सपेक्टेशन आने की उम्मीद में, उसमें अब तक का रास्ता काफी अच्छी तरह से तय किया है। और अगर बैटिंग पिच पे हमने इतने रन बनाए तो आने वाले समय में, बॉलिंग पिच में इतने रन बनाए जब मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस, ऑयल, ये सब हमारी इकोनॉमी को परेशान कर रहे थे, तो आने वाले समय में बैटिंग पिच पे बैटिंग करनी होगी। उम्मीद है कि रन थोड़े ज्यादा बनेंगे। पॉजिटिव है। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, श्रेया बात कर रही हूँ। आपने
आईटी पर राय रखी, सेक्टर स्पेसिफिक ओवरऑल अर्निंग्स को देखकर भी राय रखी। मैं पूछूंगी आपसे सर मार्केट के ऊपर, सेक्टर स्पेसिफिक आइडियाज़ भी लूंगी, लेकिन आज गुरु पूर्णिमा है। सबसे पहले आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं सर। आप मेंटर रहे हैं, दिग्गज हैं मार्केट के और इतने सालों से पकड़ रही है आपकी मार्केट पर, तो इस मौके को देखते हुए एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी सर। कोविड के बाद 5 साल हो गए हैं, बहुत कुछ झेला इन्वेस्टर्स ने। हमने कोविड देखा, फिर मार्केट को चलता देखा, गिरता देखा, वॉर देखा, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, पोर्टफोलियो को टूटता हुआ देखा। एक चीज़ जो इस मौके पर आप सीएनबीसी आवाज़ के दर्शकों को बताना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे, जो शायद किताब में ना मिले। श्रेया जी, आपको और सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग सब स्टूडेंट हैं और हम लोग सब गुरु बन सकते हैं। स्टूडेंट मार्केट में रहना जरूरी है, बिकॉज अभिमान तो राजा रावण का भी नहीं टिका था और मार्केट से बड़ा कोई नहीं है। हम लोग सब मार्केट के विद्यार्थी हैं और मार्केट सबसे बड़ा गुरु है। श्रेया जी, जब मैंने अपनी कारकिर्दी की शुरुआत की थी तो मैंने काफी नुकसान किया था एंड फिर दलाल स्ट्रीट में घूम रहा था लोगों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि यहाँ पे पैसा कैसे बनाया जाए। तब एक बुजुर्ग ने जो मुझे सीख दी, मेरे हिसाब से आज भी वो उतनी ही उपयुक्त है। उन्होंने कहा, देख बेटा, यहाँ दलाल स्ट्रीट में लक्ष्मी माता का पूजन हम दिवाली की रात को करते हैं, लेकिन सरस्वती माता का पूजन रोज करना पड़ता है अगर लक्ष्मी माता की कृपा चाहिए। लक्ष्मी माता का रास्ता सरस्वती माता की अर्चना से ही होता है। आप भी जब निवेश करें तो पूरी रिसर्च करके निवेश करें। सिर्फ टिप के भरोसे किसी व्हाट्सएप चैनल में देख के उसके भरोसे मत निवेश करिए। बिल्कुल सही बात कही सर आपने, मन गदगद हो गया। अब सेक्टर स्पेसिफिक पे आती हूँ। जैसा कि सर आपने कहा कि रिसर्च करना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस, स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एफएमसीजी पैक को उतना अच्छा परफॉर्म करता हुआ नहीं देखा। वीबीएल जैसे स्टॉक्स अच्छे नंबर के बाद, इनफैक्ट बुलिश और पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद भी गिरा है, लेकिन आज देखिए चल रहा है। एचयूएल के नतीजे फीके रहे, कल गिरावट देखिए आज चलता हुआ नजर आया। तो ये जो उतार चढ़ाव एफएमसीजी पैक में हमने देखा, इसके बाद अब इस पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर क्या व्यू बन रहा है सर? क्या यहाँ पर पॉजिटिव होने का वक्त आ चुका है? श्रेय, जो एफएमसीजी कंपनी है उनमें एक जमाने में ग्रोथ अच्छी रहती थी और रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा रहता था। उनकी ब्रांड की एक पकड़ रहती थी और जनरेशन आफ्टर जनरेशन उस ब्रांड की पावर पुल दिखाती थी। अब समय बदल गया है। उन्होंने एफएमसीजी सेक्टर में जो लिस्टेड कंपनीज है, उन्होंने कोई नए अच्छे प्रोडक्ट, नई अच्छी कैटेगरी नहीं करी। अगर आप देखिए, भुजिया जैसी कैटेगरी, इंडियन स्नैक कैटेगरी, कितनी लिस्टेड कंपनी का वहां पे योगदान है। वेफर्स, कितनी लिस्टेड कंपनी का वहां पे योगदान है। तो प्रोडक्ट इनोवेशन में लिस्टेड एफएमसीजी कंपनी कुछ हद तक पीछे पड़ी। एवरी रूल हैज एन एक्सेप्शन, तो कुछ कंपनीज ने अच्छा किया, बट मैं पूरे सेक्टर की बात कर रहा हूं। तो हाई ग्रोथ हाई आरओई से वो लो ग्रोथ लो आरओई हो गए। वैल्यूएशन का डी रेटिंग होना बरकरार था। इस वक्त भी हमें लगता है कि आने वाले 3 से 6 महीने एफएमसीजी सेक्टर के लिए चुनौतीपूर्ण रहेंगे। एक, कई ऐसी कमोडिटी है जहां पे प्राइस काफी बढ़ चुकी है एल नीनो की वजह से। दूसरा, कई कमोडिटीज में स्टॉक्स ऑल टाइम लो लेवल पे है, ग्लोबली एज वेल एज इन इंडिया। एंड यही कंपनीज में नए प्रोडक्ट इनोवेशन आता हुआ दिख नहीं रहा है। अभी मैं एक कंपनी को मिला, उन्होंने कहा, नीलेश भाई, पहले हम 70% किराना को बेचते थे, 30% मॉडर्न रिटेल को बेचते थे। अब अर्बन इंडिया में 70% मॉडर्न रिटेल को जाता है, 30% किराना को जाता है। जब आप मॉडर्न रिटेल से डील करते हैं, आपकी प्राइसिंग पावर चली जाती है, आपके ब्रांड की पुल कुछ हद तक कम हो जाती है। तो मेरे हिसाब से लाइक आईटी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर भी बॉटम अप है। जो कंपनी इनोवेट कर रही है, जिसके प्रोडक्ट
आने वाले कंजम्पशन बूम को सपोर्ट कर सकती हैं, कैप्चर कर सकती हैं, जहां पे हाई ग्रोथ एंड हाई आरओई दोनों है, उस प्रकार के स्टॉक में निवेश कर सकते हैं. बी वेरी सिलेक्टिव इन एफएमसीजी. बी वेरी सिलेक्टिव इन एफएमसीजी. बट लीजिए एक और चीज़ है, जिस नए हालात में हम हैं, है ना, जिस प्रकार का ग्लोबल सेटअप है, जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, उसमें अब आप डिफेंस को कैसे रीड कर रहे हैं? सिर्फ 1 साल के लिए, 2 साल की नहीं, पिछले 10 साल में ये देश इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बना है, सब्सटेंशियल एक्सपोर्ट करते हैं आज. इसमें निजी और सरकारी कंपनी दोनों की भागीदारी है. डिफेंस पे आपका टेक क्या कह रहा है इस वक्त? सो वीरू भाई, डिफेंस में कर्टसी प्रेसिडेंट ट्रंप एंड कर्टसी करंट जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट, अब हर देश को स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी. आपके लिए लोकल मार्केट भी है और ग्लोबल मार्केट भी है. बट अगर आप पुराने प्रकार की डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, जैसे टैंक हुआ या शिप्स हुई या उस प्रकार की पुरानी आइटम हुई, तो शायद आपको उतनी डिमांड, उतनी वैल्यू नहीं मिले. वॉर के रूल्स बदल रहे हैं, उसका तरीका बदल रहा है. ड्रोन्स आर टेकिंग ओवर वन लार्ज पोर्शन ऑफ डिफेंस स्पेंडिंग. एंटी ड्रोन भी एक बड़ी टेक्नोलॉजी बनेगी. मिसाइल्स एरोप्लेन को शायद रिप्लेस कर दे. तो हमें उस प्रकार की डिफेंस कंपनी में निवेश करना चाहिए जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में काम कर रही है, रादर देन जो पास्ट या बैकवर्ड लुकिंग टेक्नोलॉजी में काम कर रही है. दूसरा, उनका जो प्रोडक्ट है वो लोकल और ग्लोबल दोनों मार्केट में बिकना चाहिए. आप सिर्फ भारत में बेचेंगे तो भारत की डिफेंस बजट आपका कंस्ट्रेंट बन जाएगी. भारत और दुनिया दोनों में बेचेंगे, आपका गो टू मार्केट काफी बड़ा हो जाएगा. तीसरा, जिस कंपनी में निवेश करें उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए और सप्लाई चेन स्ट्रांग होनी चाहिए. अगर कैपेसिटी नहीं है तो आप एक्सपोर्ट या लोकल में कहां से बेच पाएंगे? सप्लाई चेन स्ट्रांग नहीं है तो ऑर्डर आएंगे बट डिलीवरी नहीं कर पाएंगे. एंड फाइनली एक चीज वैल्यूएशन है. मुझे लगता है कि हर डिफेंस कंपनी डिलीवर तो करती रहेगी, बट वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए उम्मीद से ज्यादा डिलीवर करना पड़ेगा. तो इस प्रकार से आप एक 2x2 बॉक्स बना सकते हैं. स्पेयर कैपेसिटी हो, सप्लाई चेन इंडिपेंडेंस हो, ग्लोबल एंड लोकल दोनों मार्केट में बेच रही हो, और जहां पे आपको लगता है उम्मीद से ज्यादा डिलीवरी कर पाएगी वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए, और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पे हो. मेरे हिसाब से ये पोर्टफोलियो डिफेंस कंपनी का आप आने वाले 5-10 सालों के लिए रख सकते हैं. यानी नीलेश भाई, मतलब ये है कि अब नई युद्ध रणनीति ये है कि फायर एंड फॉरगेट, है ना, अगर आपके बॉक्सेस को टिक करूँ तो फायर एंड फॉरगेट. बिल्कुल बिल्कुल. और जैसे कि कहा नीलेश भाई ने कि उसका एक सब्सटेंशियल, अगर आप देखें, जो रेवेन्यू होता है वो बाहर से भी आना चाहिए, सिर्फ अगर आप देखें भारत का बाजार नहीं. बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में आज शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर नीलेश जी अपनी अपनी राय रखी. आपने बहुत बहुत शुक्रिया.